बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करने जा रहे हैं। यू नो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो पहली बात जो मैं आपको गोशगुजार करूंगा वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लाजमी कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो फिर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। पहले जो चीज होनी चाहिए ना नंबर 1 पे, वो तो है कि FON फोन में से कोई एक हो। FON फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों में से इनकी क्या खूबी है? दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो fluorine, the electronegativity of fluorine is 4, and this one is highest electronegativity in periodic table. After fluorine we have the oxygen that has 3.5, and for nitrogen it has 3.0. These are highly electronegative element of periodic table. अब इसमें एक तो ये बात होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट है ना वो है कि एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज हो ताकि वो अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सके, ये होना चाहिए। और तीसरी बात, थर्ड वन इज अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज देयर मस्ट बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाइटल रोल प्ले करता है। इन तीन बातों को ज़हन में बिठाओ। मैं आपको एग्जांपल की तरफ लाता हूं। मेरे पास HF है, वी हैव अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HF। मेरे पास H2O है, मैं ऑक्सीजन को लेता हूं, ये दो हाइड्रोजन को लेता हूं, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल। मेरे पास अमोनिया है, NH3, दिस वन इज अमोनिया मॉलिक्यूल। I have another ammonia molecule, NaH3, ये एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आ गया। अब इसमें ये जो फ्लोरीन है, इट हैज द लोन पेयर, और ये पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन दिस फ्लोरीन। मैं सिर्फ इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर मेंशन कर रहा हूं, ये चूंकि जरूरत नहीं है, मैं नहीं कुछ सिर्फ करूंगा ताकि टाइम को मैं सेव कर सकूं। पार्शियल नेगेटिव and these hydrogen has partial positive। अब सुनना, पहली बात, होता क्या इसमें? होता इसमें यह है कि ये जो फ्लोरीन है या ये जो हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। फ्लोरीन आल्सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब होता यह है कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्रिएट करेगा और इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरएक्ट करती है, इसकी वजह से दोनों में अट्रैक्शन डेवलप होती है। जब अट्रैक्शन डेवलप होती है ना, हम उसे डाइपोल फोर्स कहते हैं। लेकिन साथ ही एक और बहुत अहम बात, जब ये HF मॉलिक्यूल इसके करीब आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अट्रैक्शन की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिएट होगी, जिसे हमने डाइपोल फोर्स कहा। लेकिन अब ये लोन पेयर भी इस अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। जब लोन पेयर भी अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, अब दोनों मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगा, पहले से सही। अगर ये अट्रैक्शन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, तो फिर इस अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, इसकी स्ट्रेंथ कम है। लेकिन अगर लोन पेयर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये जो अट्रैक्शन हुई, ये H और F के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है, इसमें इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 40 किलो जाउल पर मोल है। अब इसमें बात याद रखो, इसमें एक तो फ्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर भी इस अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो गया। नाउ दिस इज नॉट डाइपोल फोर्स, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी स्ट्रेंथ 40 किलो, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 12 to 40 किलो जाउल
पर मोल तक होगी। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो HF में ऑब्जर्व होती है। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में ऑब्जर्व होती है। अब बिल्कुल इसी तरह है सेम जो आपने इधर बातें की, या हम वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ 25 किलो जूल पर मोल की बात करते हैं। हम आगे आते हैं, हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 12 किलो जूल पर मोल है। ये मैंने आपको 3 बातें बताई। ये तो अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जरा एक और पॉइंट सुनना, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि लोन पेयर 3 जगहों पे इस्तेमाल होता है। 3 जगहों पे मैं मेन बात करूंगा। पहले अभी हमने कहा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोन पेयर इन्वॉल्व है। दूसरी बात, जब हम ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसमें भी लोन पेयर इन्वॉल्व होता है। और जब हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को वेस्पर थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, उसमें भी लोन पेयर इन्वॉल्व है। जब आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, तो आप यहां पे 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एक हम कहते हैं ना लीवस, एसिड और बेस कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के दौरान आप लोन पेयर का ही तो जिक्र करते हैं। जो लोन पेयर डोनर है वो लीवस बेस है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो लीवस एसिड है। इसका मतलब है लोन पेयर इन जगहों पे इस्तेमाल होता है। एक बड़ी खास बात है, बहुत खास बात, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। देखो मेरे पास ये एग्जांपल है, मेरे पास ये अमोनिया है। अमोनिया मैं सिर्फ उतना ही हिस्सा लिखूंगा, एच नहीं लिख रहा टाइम को सेव करने के लिए। ये मेरे पास BF3 है, ये BF3 है। चलिए मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब ये जो बोरॉन है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, सो बोरॉन इज इन अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, यू इन दोनों के दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस लोन पेयर की बदौलत बढ़ा जो नाइट्रोजन ने दिया। अब यहां भी कुछ ऐसा ही है, यानी लोन पेयर इस नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान अट्रैक्शन का बायस बना। यहां भी ये लोन पेयर इस और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान अट्रैक्शन का बायस बना। वी कैन से दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन समवट लाइक दैट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसी दिखती है, ऐसी लगती है। स्टूडेंट ये कुछ बातें मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, एक इंटरमोलेकुलर, एक इंट्रामोलेकुलर। इंटरमोलेकुलर तो मैंने आपको पढ़ाया, ये मॉलिक्यूल अगर 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी तो उसे हम क्या कहें, मसलन मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है। सच काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसकी वजह से इस सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, वो कम हो जाता है। लेकिन इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये बढ़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ अहम बातों की तरफ। मैं आपको HF आपके साथ शेयर करता हूं। HF, मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे पास HF है, मेरे पास H2O है, अमोनिया है, और मेरे पास HCl। मैं पहले ना कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दूं। मैं कहता हूं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। मेरा क्वेश्चन है कि इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? विच ऑफ दीज हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? दिस वन इज द क्वेश्चन। आपका आंसर क्या आना चाहिए? जितना आपने अभी तक समझा है उसके मुताबिक तो आप आंसर यही देंगे कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लिहाजा HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके बाद वाटर, उसके बाद अमोनिया, और चूंकि HCl
उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हम डाइपोल डाइपोल फोर्स की बात कर चुके हैं, लिहाजा इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्या ऐसा ही है? हम क्या वैल्यू को देख लेते हैं। अगर मैं वैल्यूज आपको बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हमें बताती है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, रफली 20 कह ले। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -33.4 कह लो डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इस बॉइलिंग पॉइंट इज -85 डिग्री सेंटीग्रेड। कंफ्यूजन यहां पे है, अगर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन ये उल्ट क्यों है? उल्ट बात नहीं है, हमारे समझने के अंदाज का फर्क है। अगर हम समझने का अंदाज ठीक कर लें तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखो मैं HF की बात करता हूं, ये मेरे पास HF का मॉलिक्यूल HF, वी हैव H एंड F। ये मैंने 3 HF मॉलिक्यूल ड्रॉ किए, 3 HF मॉलिक्यूल। स्टूडेंट इसमें देखोगे फ्लोरीन, इसके पास 3 लोन पेयर्स, ये 3 लोन पेयर्स, और इधर भी इसके पास 3 लोन पेयर्स। और यू नो फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, अगेन इट इज द पार्शियल नेगेटिव। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं फ्लोरीन के, ये 3 मॉलिक्यूल जिग जैग फॉर्म में है, जिग जैग, फ्लोरीन मॉलिक्यूल जिग जैग फॉर्म में है। अब होता यह है कि यहां पे ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान ये लोन पेयर आ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। इसका मतलब है दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड। अच्छा, दिस वन इज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब जरा सुनना, मेरे पास ये HF का मॉलिक्यूल है, ये एक, ये है एक, ये है। मैं इसकी बात करूंगा, मैं कहता हूं कि ये जो HF का मॉलिक्यूल है ये कितने नेबरिंग HF मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? योर आंसर विल बी 2। ये अपने 2 नेबरिंग, अच्छा इसके पास लोन पेयर तो 1 2 3, 3 लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बना रहा है, ये बाकी लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस्तेमाल क्यों नहीं करता? उसका वेरी सिंपल आंसर, इसका साइज बहुत स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो अदर मॉलिक्यूल है वो इसके करीब स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस की वजह से नहीं आ पाता, और स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस की वजह से ये लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, बहरहाल यहां जो एंगल है ना, ये रफली 120, रफली ये जिग जैग स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैंने कहा कि HF का मॉलिक्यूल 2 HF मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन इस HF मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है? यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 2 के दरमियान में है, तो इसके हिस्से में आधी, इसके हिस्से में आधी। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 2 के दरमियान में है, इसके हिस्से में आधी, इसके हिस्से में आधी। इसका मतलब है आधी और यहां से आधी, तो इसके हिस्से में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वी कैन से इन HF वी ऑब्जर्व 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, हम इसके बारे में और भी बातें करते हैं, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर। अब वाटर की बात करें, वाटर में आपके पास ये है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, एक आपके पास ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक आपके पास H और ये, एक आपके पास और वाटर मॉलिक्यूल HOH, एयर भी है, अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ये यहां भी ये वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। ये ज्यादा मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर। अब जरा देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल कितने नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है? 1 2 3 4, 4 के साथ। जरा ना, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आ गई, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आ गई, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आ गई, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आ गई। इसके अंदर बहुत सारे MCQ छुपे हुए। पहली बात, ये जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है, वाटर कह लें या आइस की बात भी कर लें, वाटर में या आइस में ये जो ऑक्सीजन है, ये कितने हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है? बेटा जी, ये ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। 1
2 3 4, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ वाया कोवलेंट बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक ऑक्सीजन। अच्छा बहरहाल अब मैं कहूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल 4 नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन इसके हिस्से में कितनी आती है? आधी ये, आधी ये, आधी ये, आधी ये। इसका मतलब है इन वाटर वी ऑब्जर्व 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। वाटर में हम 2H बॉन्डिंग, H 2H बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते हैं। तो बात भला क्या बनी? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक मैं लफ्ज बताना चाहता हूं कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, अगर पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना तो आ गया 40, और वाटर में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 25 25 50। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओवरऑल इफेक्ट HF की निस्बत ज्यादा है। चूंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट ज्यादा है, लिहाजा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक और भी बात समझना, मैं दोबारा HF की तरफ आता हूं। HF में ना ये हाइड्रोजन एटम 2 फ्लोरीन एटम के दरमियान इंट्रैप है, फंसा हुआ है। इसका मतलब है इस हाइड्रोजन एटम का आसानी से यहां से आयोनाइज होना मुश्किल है। अब हम भला क्या करते हैं? मैं 2 बातें, एक तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ना 4 मेरे पास है हाइड्रोजन हेलाइड। मेरे पास है HF, HCl, HBr और HI, इनको कहते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। मैं जानना चाहता हूं कि इन चारों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। भाई इन चारों में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है जिसमें टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन ज्यादा है। अब इनमें कौन मुश्किल से प्रोटॉन देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, जो इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो HF का प्रोटॉन देना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि HF में इस हाइड्रोजन को जिसने प्रोटॉन बनकर एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज होना है, इसको एक तरफ से एक फ्लोरीन एटम ने पकड़ा हुआ है वाया कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी तरफ से एक और फ्लोरीन एटम ने पकड़ा हुआ है वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है इसका आसानी से प्रोटॉन बनकर रिलीज होना मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो फिर HF बाकी इनकी निस्बत वीक एसिड है। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से बात करूं तो मेरे पास इनमें ये ऑर्डर बनता है, ये ऑर्डर बनता है। अब सारी बात का मफहूम क्या बना कि इन चारों में वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उससे कम HF, फिर अमोनिया और फिर क्या आ गया? HCl। आगे हम एक और स्टेप पढ़ते हैं, और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है कि अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आइस को कैसे अफेक्ट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, मैं यहीं पे स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ आइस में याद रखना 1-2 पॉइंट्स, अगर आपको वो याद रह जाए तो। अगर हम वाटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो पानी जो है वो सुकड़ता है। सुकड़ने की वजह से कंट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है, और 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हुए वाटर को मजीद कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन यहां पे पानी फैलता है, एक्सपेंड करता है। जब पानी सुकड़ता है ना तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, और जब वाटर एक्सपेंड करता है तो फिर वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये ना, दिस वन इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दुनिया में कोई और लिक्विड नहीं है जो इस तरह का बिहेवियर शो करे कि पहले कूलिंग पर सुकड़ता जाए, फिर कूलिंग करे, मजीद कूलिंग, उसे तो मजीद कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, फर्दर कूलिंग पर वो एक्सपेंड करना, ऐसा। दिस एनॉमलस बिहेवियर इज ओनली सीन इन वाटर। अब एक बात है, जब हम डेंसिटी की बात करते हैं ना तो डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम। जब मैं ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूं इस दौरान मैं वाटर का मैस उसको कांस्टेंट रखता हूं, तो फिर D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर वॉल्यूम कम होता है,
25 to 4 डिग्री। अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, इसका मतलब है 25 से 4 तक डेंसिटी इंक्रीजेस। और एक बात याद रखना, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम है, तो डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। ये इस पे V मिनिमम, तो डेंसिटी इस पे क्या है? डेंसिटी इस पे मैक्सिमम है। इसका मतलब हुआ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर सबसे ज्यादा मैसिव है, भारी है, वजनी है। अच्छा, उसके नीचे जाऊं, जब उसके नीचे हम जाते हैं, अब क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसका मतलब है यहां से नीचे जाते हुए जो डेंसिटी है वो डिक्रीजेस। अब याद रखना, जब आप आइस की फॉर्म में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यू हैव द आइस, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम V इंक्रीजेस 9%। 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम 9% बढ़ता है तो डेंसिटी 9% कम हो जाती है। अब जिसके आइस की डेंसिटी वाटर से कम है और डेंसिटी कम होने की वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अगर आप इसी बात को एक और एंगल से भी देखें, वो एंगल क्या है? मेरे पास ये एक्सपोज, ये एक पौंड है, पौंड, ये सारे का सारा वाटर है। ऑल दिस वन इज वाटर, मुकम्मल। सर्दी का मौसम आता है, टेम्परेचर इसकी सराउंडिंग में बहुत कम हो गया, 0, -10, -20, -30। जब टेम्परेचर 0 से नीचे आना शुरू होता है ना, तो ये ऊपर वाला जो वाटर है, सरफेस वाटर, इट कन्वर्ट्स इनटू आइस। ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, ये आइस बन गई। आइस के नीचे वाटर है, ये आइस की एक दबी, एक मोटी तह है, उसके नीचे सारे का सारा वाटर है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आइस का टेम्परेचर 0, बाहर टेम्परेचर इससे भी कम है। ये आइस का 0 से भी कम हो सकता है, 0 से भी कम हो सकता है, -5 में। जब सॉलिड फॉर्म में आ गया आइस होगी, वो जैसे जैसे कूलिंग बाहर कम। अब दूसरी बात, यहां पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, ये यहां पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे नीचे वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है सबसे नीचे जो वाटर होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो सबसे नीचे रहेगा उससे। अब इसका मतलब हुआ कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम है, और इसको हम ना, इस डेंसिटी को हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, इसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन 1 हम कंसीडर करते हैं। और इसका मतलब 4 से ऊपर या 4 से नीचे वाटर की डेंसिटी लेस देन 1 होगी, लेसन। और अब ये भी ज़हन में बिठाओ, बाद दफा स्टूडेंट कहता है कि ये हमें समझ नहीं आती, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम किया तो पहले वाटर मॉलिक्यूल करीब आए, करीब आने की वजह से वॉल्यूम कम हुआ, फिर 4 से मजीद कम करेंगे तो अब वो मजीद क्या करीब नहीं आएंगे? अब वो हम कहते हैं कि एक्सपैंड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल दूर जा रहे। पहले कूलिंग पर करीब आ रहे, 0 से नीचे कूलिंग पर अब वो दूर जा रहे। ये क्या माजरा है? ऐसा क्यों है? कोई मुश्किल वाली बात नहीं। एक स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें मॉर्निंग के वक्त वहां पे प्रेयर है, असेंबली हो रही है, मॉर्निंग असेंबली है। अब होता क्या है कि 9 o'clock पे स्कूल का आगाज होता है। अब बेल दी जाती है, तमाम स्टूडेंट जो डिफरेंट क्लासेस के, वो आके उस ग्राउंड में असेंबली के लिए इकट्ठे हो रहे होते हैं। अब ना वो तमाम स्टूडेंट एक दूसरे के करीब आते जाते, एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं, मिलते हैं, करीब आ गए। अब पीटीआई साहब आ गए, उन्होंने विसल, जो सीटी है विसल, उसको बजाया। अब क्या होगा? अब वो स्टूडेंट, इस विसल का मतलब क्या है कि स्टूडेंट अपने आप को अपनी क्लासेस में अरेंज करें। अब वही स्टूडेंट जो एक दूसरे के करीब आ चुके थे हालचाल पूछने के लिए, अब वो अपने आप को डिफरेंट अपनी अपनी क्लासेस में अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट की वजह से अब वो दूर दूर होते जाएंगे, और कुछ देर के बाद सारे के सारे वेल अरेंज फॉर्म में खड़े होंगे और असेंबली का आगाज हो जाएगा। अब पहले वो करीब आए, अब उन्होंने अपने आप को अरेंज करना है। अरेंज करने की वजह से वो थोड़े से दूर जाएंगे और उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा ही यहां पे होता है। अब ना पहले वाटर मॉलिक्यूल आप कूल करेंगे। कूलिंग का मतलब क्या? टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है? आप मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी छीन रहे हैं। जब मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी छीनेंगे ना,
तो वो स्लो हो जाएंगे और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। स्ट्रांग होने की वजह से वो मॉलिक्यूल को करीब खाएंगे, आप कूलिंग करते जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल करीब आते जाएंगे। ये काम कहां तक जाएगा? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर आप मजीद कूलिंग करेंगे, अब वाटर ने आइस में कन्वर्ट होना था। आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आइस में पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो 0 से अब 4 से 0 तक अब मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को 0 पे जाकर वेल डिफाइंड रेगुलर पैटर्न में अरेंज करना होता है। तो 4 से नीचे जब आप मजीद ठंडा करेंगे, अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने आइस में कन्वर्ट होकर अपने आप को रेगुलरली अरेंज करना है। दूर दूर होने की वजह से अब वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये सारी की सारी गुफ्तगू मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में की। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब मैं कुछ बातें सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा कि सॉल्युबिलिटी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट करती है। पहले तो एक बात सॉल्युबिलिटी में ज़हन में रखा करो ना, वेरी सिंपल रूल। वो क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करते हैं। मैं ना वाटर की बात करूंगा। मैं वाटर को बतौर सॉल्वेंट लूंगा, वाटर को, और मैं वाटर में मुख्तलिफ कंपाउंड उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा। एंड यू नो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड इन वाटर वी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बातें आपके पास। अब मैं पहले अल्केन्स की बात करूंगा। अल्केन्स स्टूडेंट, ये जो अल्केन्स हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या हायर अल्केन जो लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, ऑल दीज आर नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर होने की वजह से दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। अब मैं एक और बात करता हूं। मैं बात करता हूं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स, ये जो अल्कोहल्स है ना, इसमें दो तरह से मेरी गुफ्तगू को समझना, दो तरह से। पहले तो आप अल्कोहल्स को ऐसा चलें। अल्कोहल्स को आपके पास प्योर एथेनॉल है, एथेनॉल। अब एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आपके पास प्रोपानॉल है, ब्यूटान, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं लोअर अल्कोहल की खास तौर पे बात कर रहा हूं। लोअर अल्कोहल जिनमें कार्बन एटम की तादाद कम है। अब जो लोअर अल्कोहल है, मेथानॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल एंड सो ऑन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप अल्कोहल और ईथर की बात करें ना, और तो आप देखेंगे कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से, अल्डिहाइड से, कीटोन से ज्यादा है। और वजह उसकी क्या है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप अल्कोहल को लो और अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करो, तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो अल्कोहल्स दे आर soluble in water because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन मैंने किसकी बात की है? मैंने लोअर अल्कोहल्स की बात की है। मैंने मेथानॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल तक बात को रखा है। अगर आप हायर अल्कोहल में जाएंगे तो हायर अल्कोहल में दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि हायर अल्कोहल वाटर के साथ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप नहीं कर पाते, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। एक और चीज, और वो क्या? वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे मैंने अल्कोहल्स की बात की, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अल्कोहल्स की बात की और मैं लोअर अल्कोहल को टारगेट कर गया, यहां मैं लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर, मैं फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपानोइक, ब्यूटारिक, वैलरिक, कैप्रोइक, मैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जब प्योर फॉर्म में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात एक और भी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, लोअर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर जस्ट लाइक अल्कोहल्स ड्यू टू हाइड्रोजन, यानी सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस वन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये हम बातें करते हैं। एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, जब आप इन्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, यानी आपने ले लिया बेंजीन,
बेंजीन। अब आप उस बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर है, उसमें आप एसिटिक एसिड को डाल दें, एसिटिक एसिड, एंड यू नो एसिटिक एसिड इज अ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ही एसिटिक एसिड इसमें जाएगा डाइमेराइजेशन हो जाएगी, डाइमेराइजेशन, डाइमर बन जाएगा। और डाइमर किसकी बदौलत बना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत। और उस डाइमर, ये आप जानते हैं, ये देखेंगे, ये डाइमर है आपके पास एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपके पास एक 8 मेंबर्ड रिंग बना। वैसे तो एसिटिक एसिड का मोलेकुलर मास 60 है, लेकिन इस डाइमर की फॉर्म में अगर मोलेकुलर मास देखेंगे तो 120 हो गया। डाइमर क्यों 120? क्योंकि यहां पे दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे नजर आती है। अच्छा, मैं ना एक और भी बात आपको बताता चलूं। सॉल्युबिलिटी के बाद ना मैं आपको एक टर्म है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी स्टूडेंट, जो विस्कोसिटी है ना, इसकी जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना वो सब्सटेंस, उतना वो लिक्विड मोर विस्कस होगा। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। मैं आपको ना अल्कोहल्स का जिक्र करता हूं। अल्कोहल्स में जो ग्लिसरोल है ना, ग्लिसरोल में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटेंसिव है। इसके बाद ग्लाइकोल, और उसके बाद आप नॉर्मल अल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, इन तीनों को जरा अरेंज करो। ग्लिसरोल जिसमें 3 OH ग्रुप्स हैं, ग्लाइकोल जिसमें 2 OH ग्रुप हैं एडजेसेंट कार्बन पर, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 1 OH ग्रुप है। साफ ज़ाहिर है जिसमें OH ग्रुप ज्यादा होंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो इसमें इंटेंसिव, इसमें उसमें कम। और अगर मैं इन तीनों की विस्कोसिटी को आपस में कंपेयर करूं, विस्कोसिटी, तो ये मोर विस्कस, उसके बाद ये, एंड दीज आर लीस्ट विस्कस अमंग दीज अल्कोहल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। एक और चीज, ये जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं इनकी तरफ आते हैं। बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल मैं इकट्ठे करता हूं। मैं जिक्र करूंगा प्रोटीन का, और खासतौर पर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसकी बात करता हूं। मैं जिक्र करूंगा डीएनए का, ये मैं जिक्र करूंगा फूड मटेरियल जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें फ्रुक्टोज है, मैं इनकी बात करता हूं। अब प्रोटीन का आपके पास ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप इस हेलिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप और ये जो कार्बोनिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप NH, इसके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, इट इज स्टेबल ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये एग्जिस्ट ना करता, और आप कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को ना पढ़ सकते। बिल्कुल इस तरह अगर आप डीएनए का मॉलिक्यूल देखें, डीएनए के मॉलिक्यूल में एट के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और गवर्नमेंट कॉलेज के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने बोला क्या लफ्ज बोले, मैंने कहा आपसे कि इसमें डीएनए में हम ए और टी, एडेनिन थाइमिन और GC गवर्नमेंट कॉलेज, ग्वानिन साइटोसिन, इसके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम आमतौर पर 3 डॉट से जाहिर करते हैं, और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली वी हैव द ग्लूकोज, वी हैव द फ्रुक्टोज, वी हैव द कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज है। स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइज में, पेंट्स में जो एडहेसिव नेचर ऑफ पेंट्स है, जो एडहेसिव नेचर ऑफ ग्लू है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने सारी जो गुफ्तगू की है, ऑल दिस इज अबाउट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट, अब हम आते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की तरफ आते हैं। एवेपोरेशन में जो खास बातें हैं, एवेपोरेशन, पहले तो मैं आपको ये टर्म एवेपोरेशन समझाता हूं ना,
आपको पता तो चले ना कि एवेपोरेशन है क्या। अच्छा, मेरे पास ना ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं कोई लिक्विड लेता हूं, ये लिक्विड है, ये लिक्विड। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड की सरफेस पर भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये मूव कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में है, कोई स्लो है, कोई फास्ट है, कोई बहुत फास्ट है। इन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं। ये था लिक्विड। अब हुआ क्या, होता यह है कि इनमें, अच्छा एक और भी नुकता ध्यान में रखना है, अगर आप तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम उसे कहते हैं टेम्परेचर। मैं फर्ज करता हूं इस लिक्विड का टेम्परेचर है, फर्ज कर रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सराउंडिंग है, ये सारी सराउंडिंग है। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी मैं फर्ज कर रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है जब मैंने ये गुफ्तगू शुरू की। अब होता क्या है, होता यह है कि ये जो हाई, इन मॉलिक्यूल्स में से जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन तमाम अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करते हुए इस लिक्विड की सरफेस से बाहर चले जाते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बाहर जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में वो चले जाते हैं। जब हाई काइनेटिक एनर्जी लिक्विड को लीव कर जाएंगे तो बाकी जो मॉलिक्यूल बचेंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इसका मतलब है इस लिक्विड का टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने का मतलब है ये टेम्परेचर हो गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पहले एक लफ्ज को सुनना, वो क्या, आसान सी गुफ्तगू क्या है। आसान सी गुफ्तगू ये है कि अगर आप किसी भी बर्तन में लिक्विड ले लें, उसको बाहर रख छोड़ें, अब ये लिक्विड खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट होगा, खुद ब खुद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियसली। अगर ये लिक्विड स्पॉन्टेनियसली वेपर्स में कन्वर्ट हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी टेम्परेचर पर, एट ऑल टेम्परेचर, अगर कोई लिक्विड स्पॉन्टेनियसली वेपर्स में कन्वर्ट हो एट ऑल टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। मैं ना माजरत के साथ एक और टर्म यूज करता हूं, वेपोराइजेशन। ये जो मैं बात करूंगा इस पर कई लोगों का इख्तलाफ है, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर ये कर जाऊंगा। वो क्या, अगर आप किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड लें, ये लिक्विड है, आप इसको अवन पर रख छोड़ें, यानी इसको आप खुद हीट करें और इसको वेपर्स में कन्वर्ट करें, तो दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन कहेगा, यानी द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग। खुद आप कर रहे हैं हीटिंग, इसको आपने हीटिंग किया था। अच्छा, एक तो ये एवेपोरेशन, और वो मैंने टर्म क्या बोली, वेपोराइजेशन। मैंने लेकिन उस टर्म को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई मादत की बात की। अब जरा इस पे आना। अब हुआ क्या, ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले थे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, एवेपोरेशन हो गई। अब एवेपोरेशन हो रही है, लेकिन उसमें एक बात आ रही है, ये एवेपोरेशन के लिए लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने एनर्जी यूज कर रहे हैं। एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जरा देखना, अगर मैं वाटर लूं ना, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट और मैं वाटर को गैसियस स्टेट में ले जाता हूं, आई मीन इन वेपर स्टेट, ये वाटर वेपर्स में चला गया। इस दौरान जो एनर्जी चाहिए डेल्टा एच, दैट इज प्लस 44.1 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। अब मैंने, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ये एवेपोरेशन हो रही है। अब यहां पे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बात ध्यान में रखनी कि एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है कि एवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस, जो मैं बात साथ साथ डिस्कस करता जाऊं ना, वो मैं पर एंडोथर्मिक मैंने कहा कि एवेपोरेशन की वजह से लिक्विड का टेम्परेचर कम हो रहा है। इसका मतलब है सिस्टम ने एनर्जी अब्सॉर्ब की और वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। जब सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, और ये खुद ब खुद हो रहा है।
जब हम ना थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत हम बात करते हैं। हम कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं दे आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। मोस्ट इन द केस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन एवेपोरेशन एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक नहीं है, बल्कि क्या है, एंडोथर्मिक है। इसमें हीट यूज हो रही है, एंडोथर्मिक है। बॉइलिंग भी एंडोथर्मिक है, फ्यूजन भी एंडोथर्मिक है, वेपोराइजेशन भी एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट यूज होती है। अच्छा, एक और पॉइंट पे आओ स्टूडेंट। हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हुआ। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा, लिक्विड का टेम्परेचर कम, अब हीट सराउंडिंग से लिक्विड में आती है। जब हीट सराउंडिंग से लिक्विड में आएगी तो सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो जाता है, और हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। जहां पे एवेपोरेशन होगी उसकी सराउंडिंग में ठंडक प्रोड्यूस होगी। ये जब हमें पसीना आता है ना, तो फिर हमारी बॉडी जो है उसमें ठंडक प्रोड्यूस। नहाने के बाद अगर आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जो वाटर की लेयर होती है वो एवेपोरेट कर जाती है। उस एवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग प्रोड्यूस होती है। जब आप किसी नहर के किनारे अब मूव कर रहे होते हैं तो नोट कीजिएगा कि नहर के किनारे आपको ठंडक का एहसास होता है। वजह, नहर के अंदर जो वाटर है उसकी एवेपोरेशन हो रही है। जब आप किसी भी दरख्त के नीचे खड़े हैं, आपको, ठीक है, दरख्त के पत्ते जो हैं, दरख्त जो है वो आपको गर्मी से तो महफूज कर रहा है, लेकिन दरख्त के नीचे आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। उसकी वजह क्या है कि जो लीव्स हैं वहां से एवेपोरेशन होती है। व्हेन देयर इज एवेपोरेशन देयर इज कूलिंग। एक और बात, एवेपोरेशन का प्रोसेस कहां से हो रहा है? एवेपोरेशन का प्रोसेस लिक्विड की सरफेस से हो रहा है। तो वी कैन से दैट एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। और एक और भी बात, एवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पे रहता है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, ये हर वक्त कंटिन्यू रहता है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला नंबर वन है इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। मैं कहूंगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन। क्या मतलब ये कि अगर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो उस लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना मुश्किल होगा। उसका रेट, तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस लेस विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। ये बड़ी खूबसूरत बात। आपने इसमें एग्जांपल ले लो। आपके पास क्या है? अब ये एंटी टेस्ट है। आपके पास एग्जांपल में क्या है? आपके पास है वाटर, आपके पास है ईथर C2H5OC2H5, आपके पास है एथेनॉल C2H5OH, आपके पास है बेंजीन। आपसे क्वेश्चन आता है, बताओ इन सब में ज्यादा रेट ऑफ वेपोरेशन, इस रेट ऑफ वेपोरेशन किसका है? कौन तेजी से वेपर्स में, या दूसरे अल्फाज में इनमें सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन सा है? तो इसके पहचान के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप स्टडी करो इसमें किसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे वीक है, वो ईथर है। ईथर में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है, और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ईथर्स, इनका एवेपोरेशन ये हाईली वोलाटाइल है। इसके बाद आपके पास इथाइल अल्कोहल, फिर बेंजीन। नो डाउट बेंजीन इज अ नॉन पोलर, लेकिन लार्ज साइज की वजह से बेंजीन में लंडन फोर्सेस सफिशिएंट होती है। और मैंने एक दिन आपसे कहा है ना कि बाज केसेस में लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा होती है। और वाटर, वाटर में तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल फोर्स है, लंडन स्पेशल फोर्सेस है। तो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को कहूं तो फिर ईथर, इसका रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे ज्यादा और वाटर का रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे कम है। एक और भी तरीका है, और वो क्या है? वो है, मैं बार बार लिखूंगा भी, वो है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। अब यूं कर लो, एवेपोरेशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा,
उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे कम। अब अगर आप इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट को देखो ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइथाइल ईथर भी कहते हैं, इथॉक्सी इथेन भी कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट रफली 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 78.1 में लिख रहा हूं और ये 80 में लिख रहा हूं, 80 मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। इसका मतलब है चूंकि डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो इसका रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे ज्यादा, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इसलिए इसका रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे कम है। ये जो मैं सारी गुफ्तगू कर रहा हूं ये मैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इसकी वजह से कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास ना नेक्स्ट एक चीज आ जाती है, वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेटा जी, जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया। तीसरी जो चीज हमारे पास आएगी वो है स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर, जितनी स्पीड ऑफ एयर ज्यादा होगी। तीसरा साइज ऑफ कंटेनर वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं ना दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन। रेट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट इज टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ये मैंने आपको ना चीदा सी बातें बताई, मेन वो चीजें जो आपको आनी चाहिए, अपने कंसेप्ट इससे क्लियर करें। ये जो फैक्टर्स हैं इनको जेहन में जरूर रखा करो, रट्टा ना लगाओ इनको, वैसे अपने ये मैंने सरफेस एरिया की बात की ना, तो अगर कोई बर्तन छोटा है जिसमें लिक्विड का सरफेस एरिया कम होगा उसमें एवेपोरेशन स्लो होगी। अगर वही चीज आप बाज दफा ना, मैं आपको बताऊं, बाज दफा कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं ना तो उनको जल्दी होती है, तो वो कप में जब चाय पीते हैं ना तो कप में वो कहते हैं जी चाय देर लगेगी इसको ठंडी होने में। वो फिर क्या करते हैं, वो पिर्च ले लेते हैं और पिर्च उसमें चाय को डालते हैं। अब पिर्च में उस चाय का सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसमें एवेपोरेशन होती है और वो तेजी से ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है, और जब रेट जहां पे एवेपोरेशन होती है वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, कूलिंग। ये कुछ आप अपने कंसेप्ट डिवेलप करें। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने दो चीजों पे फोकस किया, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया और मैंने आपको एवेपोरेशन बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। लिक्विड वाला जो यूनिट है इसको, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।